आपातकाल लगा, आपातकाल की सूचना, आपातकाल में क्या माहौल, आपातकाल के बाद क्या माहौल रहा, वो उसका भी मैं साक्षी हूँ। जेल के अंदर का भी माहौल देखा, वहाँ पर भी अच्छे ढंग से न खाने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, मैंने हर प्रकार से जो लोग गिरफ्तार हुए सबको परेशान किया जाता था। आपातकाल के दौरान ही इंदिरा गांधी ने निरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता है, कर सकता हूँ। उस समय आपातकाल लगा करके इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या की, जनभावनाओं की हत्या की है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। देश के लिए आपातकाल एक बड़ा सवाल था। आखिरकार आपातकाल क्यों लगा? क्या इंदिरा गांधी का मन का उपज था या फिर देश के हालात ऐसे थे इसलिए आपातकाल लगाया गया? लेकिन यह सवाल जो है वो तक गूंजती रहेगी। वर्तमान में आखिरकार हम आपातकाल की चर्चा क्यों करते हैं? क्या आपातकाल का चर्चा करना उचित है? आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो आपातकाल के साक्षी रहे हैं और जिस जगह पर हम हैं ये जगह अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, अभी हम आर्य भवन में हैं और इस जगह अपने आप में बहुत खास रखता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये वही जगह है जहां सैकड़ों लोगों के लिए हर रोज खाना बन से लेकर के रहने तक का इंतजाम यानी व्यवस्था यहाँ पर की जाती थी और इसके मुख्य स्रोत जो थे वो गंगा प्रसाद माने जाते थे। वो ये वही गंगा प्रसाद हैं जो आपातकाल के दौरान के साक्षी रहे हैं और उस दौरान रणनीति भी जो थी वो यहीं से तैयार की जाती थी और विपक्ष को इसकी भनक तक नहीं होती थी। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम खुद गंगा प्रसाद से बात करते हैं जो सिक्किम के पूर्व राज्यपाल रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में सर। आखिरकार आपातकाल क्यों लगाया गया था, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, उस समय पूरे भारत का माहौल इंदिरा गांधी के विरुद्ध में बन गया था और बेरोजगारी, महंगाई, उनकी इंदिरा गांधी की मनमानी, और इस प्रकार लग रहा था कि अब पूरे भारत की जनता में जो रोष है, जो आक्रोश है, इसे देख के इंदिरा गांधी घबरा गई थी और उन्होंने आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल 1975 का ये और 25 जून की रात्रि में 12 बजे रात्रि में राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवा करके और इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। मैं बचे और उस समय कांग्रेस और साम्यवादी नेताओं को छोड़ करके बाकी जितने दल के और दल के अलावे भी सामाजिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी सबों की गिरफ्तारी उसी समय रात्रि में कर लिया गया। मैं तो फिर 26 तारीख की जो सुबह मैं देखा और समाचार पत्र देख करके तो अवाक रह गया और उस समय ऐसा लगा कि चारों ओर का माहौल जो है बिल्कुल भय का वातावरण है। तो उस भय के वातावरण में भी यह हमारा प्रयास था कि नहीं, जन जागरण करना, जनता को जागृत करना और साथ ही साथ आपातकाल के विरुद्ध में आवाज़ बुलंद करना। इस कार्य में लगा रहा और तब हमारी गिरफ्तारी का काफ़ी प्रयास किया गया। गिरफ्तारी नहीं हो सके मैं, तो उसके बाद कुर्की जब्ती का आदेश ले आया और मैं बगल में ही अपने भाई चचा के घर पर बैठा हुआ था। सारी जानकारी मिल रही थी। क्यों, आखिर ऐसा क्यों? अब पकड़ में तो मैं आए नहीं, तो अब हुआ कि उन्हें लाचार में देख करके देखी कि अब कोई दूसरा मैंने चारा नहीं है, जबकि कुर्की जब्ती ही नहीं करूँगा तो ये गिरफ्तारी ही नहीं हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, सारा सामान तो उठाए गाड़ी में लाद लिया और उसके बाद जानवर जो हमारे गौ माता, कई 2-2 गाय और बैल, मैंने जो भी थे सबको खोल करके ले गया। देखा कि यही एक उपाय है कि जिससे गिरफ्तारी दे सकते हैं। और मैं बगल में बैठा हुआ देखा वहाँ, और इतना ही नहीं, शरारतपना कहिए, हमारे लोग चारा और पानी लेकर के गए, उसको भी मार के भगा दिया गया। मैंने गौ माता को पानी नहीं पीने दिया, चारा नहीं खाने दिया। तो हम जाकर दानापुर में एसडीओ के सामने, क्योंकि दानापुर हमारा कार्य क्षेत्र रहा, तो दानापुर जाकर मैंने एसडीओ के समक्ष अपनी गिरफ्तारी दी।
तो गिरफ्तारी देने के बाद हमें जेल, कैंप जेल, दूसरे दिन कैंप जेल भेज दिया गया। तो कहने का मतलब मैंने कैंप आपातकाल लगा, आपातकाल की सूचना, आपातकाल में क्या माहौल, आपातकाल के बाद क्या माहौल रहा, वो उसका भी मैं साक्षी हूँ। देख लिया कि चारों ओर भय का वातावरण बना हुआ है। साथ ही साथ यह कुर्की जब्ती होना, गिरफ्तारी देना, गिरफ्तार, उसके बाद कैंप जेल के अंदर, वहाँ कैंप जेल के अंदर का भी माहौल देखा। वहाँ पर भी अच्छे ढंग से न खाने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, मैंने हर प्रकार से जो लोग गिरफ्तार हुए सबको परेशान किया जाता था। इस तरह कर करके उस समय दो महीना के बाद एक बड़ा ज़बरदस्त बाढ़ पटना के अंदर आया और सब राजवंशी नगर से पूरा डूब गया। हमारा घर भी पानी में, हमारे घर में भी काफ़ी ऊंचाई तक पानी आ गया। तो इसके कारण प्रे करने पर हमारे वकील ने प्रे किया और हमें पेरोल पर मैंने छुट्टी मिली। तो पेरोल पर से छूटने के बाद AIG सुवर्णो साहब थे, ये मैंने IPS, ये दानापुर में। मैं दानापुर में उनके पास सबसे पहले पहुंचा और कहा, देखिए दानापुर हमारा व्यापार का केंद्र है और कभी कभी उसके चलते आना जाना रहता है, इसलिए इसको अन्यथा न लेंगे। उनका कहना था कि अभी तो तुम्हारी गिरफ्तारी हुई है, अभी तुम्हारा कुर्की जब्ती हुआ है और इससे बहुत बड़ा सज़ा, यदि तुम राजनीतिक कार्य में लगे तो इससे बहुत बड़ा सज़ा तुमको मिलेगा, इसलिए सचेत रहो, किसी प्रकार की कोई गतिविधि में न रहना। उनका कहना अलग था, लेकिन हमारे मन के भावना कुछ और थी। और मैं आकर के उसके बाद इस कार्य में लग गया। और ये हमारा आर्य भवन जो है, एक तरह से कहा जाए कि चूँकि उस समय संघ पर प्रतिबंध, संघ के कार्यालय में ताला बंद, जनसंघ के कार्यालय में ताला बंद, तो इन सभी जगहों पर तो एक तरह से ये हमारा घर एक केंद्र बना हुआ था आपातकाल के विरुद्ध आंदोलनकारियों का। तो इस तरह से रह करके 20-25 जो भी लोग आते थे और बड़ी बड़ी बैठकें होती थी, उन सबों का जलपान, भोजन सब देना। तो मैं पिताजी को धन्य मानता हूँ कि पिताजी उस समय लगभग 99 वर्ष के पिताजी थे और वो विरोध कर सकते थे, कह सकते थे कि अभी तुम्हारी कोई गिरफ्तारी हुई है, कुर्की जब्ती हुआ है, और उसके बाद फिर उसी कार्य में लग गए। लेकिन धन्य है कि उन्होंने विरोध नहीं बल्कि और हिम्मत बढ़ाए, और हिम्मत बढ़ा करके हमेशा पूछा करते थे कि अच्छे ढंग से खाने की सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी पत्नी श्रीमती कमला देवी जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, तो वह भी विरोध कर सकती थी कि मैं इतने लोगों का खाना नहीं बनाऊंगी और बनाऊंगी, और उसके बाद विरोध करती कि अभी तो आपका गिरफ्तारी हुआ, अब और कुर्की जब्ती हुआ, फिर उसी कार्य में लग गए। वो मैंने विरोध करके उसमें सहयोग न दे सकती थी, क्योंकि उस समय कोई यह गैस का प्रबंध नहीं था। तो कोयला के चूल्हा और ये लकड़ी के आँच, इस पर मैंने इतने लोगों के खाना बना के, बाहर से हम किसी को बुला नहीं सकते थे, चूँकि स्थिति आपातकाल की स्थिति थी, जानकारी हो जाती। इसमें अकेले पत्नी सब खाना बनाना और निसंकोच भाव से उसमें लगी रही। तो मैं तो इससे धन्य मानता हूँ कि पिताजी और पत्नी दोनों का पूर्ण सहयोग मिला। यदि उनका सहयोग न मिला रहता तो शायद इस कार्य को मैं अच्छे ढंग से नहीं कर पाता। उतना ही नहीं, उसी दौरान जयप्रकाश बाबू तो पेरोल पर थे, तो माननीय भावराव जी और राष्ट्रीय स्वयं संघ के बहुत बड़े नेता थे, वो आए और जयप्रकाश बाबू से मिलने का प्रोग्राम बना। और यह बना मृत्युंजय बाबू, राजेंद्र बाबू पूर्व राष्ट्रपति, उनके पुत्र मृत्युंजय बाबू के आवास पर। उनसे लोग कहने गए कि जयप्रकाश बाबू आज यहाँ पर अभी आने वाले हैं, एक व्यक्ति से वार्ता करना है। तो ये मृत्युंजय बाबू ने, उन्होंने कहा क्या आप लोग का दिमाग खराब है, उस दिन बारिश भी हल्की हो रही थी और उनकी तबीयत खराब है। इतने ही में सायरन बजाते हुए गाड़ी आई और माननीय भावराव जी बिना संकोच घर के अंदर हिल गए और उधर से जयप्रकाश बाबू आए। लगभग पौन घंटा तक दोनों में वार्ता चली काफ़ी। अब क्या क्या वार्ता हुई से अलग बात, मैं तो बाहर। उसके बाद जयप्रकाश बाबू चरखा आश्रम गए और माननीय भावराव जी हमारे घर पर गए। और उसमें एक ख्याल है कि कई प्रश्न, उसमें बबुआ जी सर संचालक थे राष्ट्रीय स्वयं संघ के बिहार के, तो उन्होंने कई प्रश्न पूछे थे बबुआ इनसे, माननीय भावराव जी से,
एक पत्र भेजे थे किसी के द्वारा, तो उसमें जो है एक प्रश्न और तो ख्याल नहीं, एक प्रश्न याद है जिसमें यह था कि क्या निकट भविष्य में आपातकाल समाप्त होने की संभावना, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि नहीं। उसके बावजूद भी हमारे मनोबल में कोई कमी नहीं आई, हमारे हिम्मत में कमी नहीं आई, किसी प्रकार संकोच नहीं, निसंकोच भाव से और ईमानदारी के साथ यह समझते हुए राष्ट्र धर्म का फर्ज है, राष्ट्र के हित का फर्ज है, संविधान की रक्षा का प्रश्न है करने का, इस प्रकार मैं सेवा में लगा रहा। आज इतना कर सकता हूँ। उस समय आपातकाल लगा करके इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या की, जनभावनाओं की हत्या की है, और आज उनके लोग, आज ये राहुल जी एक छोटी सी पुस्तक जो संविधान की पुस्तक है, छोटे अक्षरों में लिखी हुई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद वो संविधान पढ़े भी नहीं होंगे पूरे, और उसको दिखाते चलते संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा। अरे संविधान की हत्या तो तुमने किया, संविधान की हत्या तो कांग्रेसियों ने किया। तो इस प्रकार मैं कह रहा हूँ कि आपातकाल के दौरान सबों का मैंने आना जाना और परिवार का सहयोग मिला, इसके चलते मैं इसमें इस कार्य में ईमानदारी के साथ लगा रहा, निसंकोच भाव के साथ लगा रहा, और कहीं भी मन में कहीं हमारी कोई घबराहट नहीं। और कार्यक्रम के बाद जो उतरते समय लोग यही कहा करते थे, इस मकान का इतिहास बनेगा, लिखा जाएगा। तो खैर वो तो अलग की बात है। तो खैर उस दौरान कुछ कोड नाम हुआ करता और उस समय चुके था कि आपातकाल है तो कोई डायरेक्ट घर पर आ जाएं, तो ऐसे नहीं, इसलिए पहले पटना जंक्शन या और जहाँ पर रहे जो भी जंक्शन है वहाँ उतरते थे, और उन सभी जगहों पर अपने एक एक माने कार्यकर्ता का तय था। कोई छोटी सी दुकान क्या, तो वहाँ पर उन्हें बताया जाता था, वहाँ पहुँचते थे, और कुछ कोड वर्ड जो होता था उसको वो बताते थे, तब उन्हें फिर बताया जाता था कि अमुक रास्ते के साथ और अमुक गाड़ी से मैंने जाना है। और तब हमारे घर पर क्या कोड नंबर हमारे घर पर पहुँचते थे, तब उन्हें वो भी मैंने जो कोड वर्ड होता था उसे बोलते, तब दरवाज़ा खुलता था। तो इस प्रकार कार्य एक रविंद्र बोकिल जी थे, वो महाराष्ट्र के महाराष्ट्रियन थे, लेकिन यहाँ पर रह रहे थे, कार्य कर रहे थे यहाँ। तो कई प्रकार की भाषा जानते थे, कई चिड़िया की भाषा, कई जानवर की भाषा, सब जानते थे। और एक बार वो पकड़ में आ गए, बड़ा सबों का घबराहट हुआ कि अब तो पकड़ में इनसे सारी बातें चुके, वो सारी जानकारी उनके द्वारा ही सब कुछ जानकारी मिलता था, ये काम करना वो करना, तो बता। लेकिन वहाँ ये कोतवाली थाना में उनको ले गया, और वहाँ पर इस तरह से पागल का रोल मैंने उन्होंने किया कि उछल कूद अपना एक करने लगे। तब थाना इंस्पेक्टर, अरे पगला को काहे को पकड़ के ले आया, छोड़ो जल्दी इसको। इस प्रकार वो छूटे। तो कहना कि कोड वर्ड अलग अलग हुआ करता था। मैंने महाभारत के कई नेताओं के नाम, उसमें नाम या ये नाम बता के मुख्य नाम जैसे आप बता सकते हैं सर, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं आपातकाल का चर्चा आज भी जैसे अब कैलाशपति मिश्रा जी थे, अब उनको सभी लोग ताव जी से कहने पर समझते थे। इसी प्रकार अब महाभारत का आया कोई परिचय, ये पंचतंत्र की बात, कोई उसका कोई नाम, कभी जा कर के महाभारत युद्ध की जो रहता था कि कुरुक्षेत्र, तो मैंने कई ऐसे नामे थे जो लोगों को बताया गया था कि इन्हीं नामों का ही प्रयोग करना है। तो इस प्रकार करना। रज्जू भैया लगभग महीना 2 महीना पर आना, और मैं स्वयं पहले खबर मिलता था पटना जंक्शन पे उतर रहे हैं, दानापुर उतर रहे हैं, गाड़ी लेके स्वयं पहुंचना, और गाड़ी में ड्राइव करके और रज्जू भैया गाड़ी पर बैठ करके घर पर आना। तो ये उस समय भी मैंने पकड़ में आने पर क्या स्थिति बनती और इंदिरा जी क्या मैंने हम पर जुर्म करते हो तो अलग बात है, लेकिन निर्भीकता के साथ मैं इस तरह से माने कार्य करता रहा, और मैं समझता हूँ कि मैंने एक अच्छा पुण्य कार्य किया राष्ट्र के हित में। चित्तौड़ में। लेकिन ये इस जगह को लोग सदियों तक याद रखेंगे। आर्य भवन को लोग इतिहासों के पन्नों में भी जो है आगे चल करके उन्हें जाने के लिए मिलेगा। लेकिन सवाल यह है सर कि जिस तरह से बड़े बड़े नेता इस घर में रहते थे और इसकी भनक बाहर किसी के कानों तक नहीं पहुंचती थी, ये बहुत बड़ी बात है। इसका कारण रहा कि
चूँकि मैं 67 में 69 में मैं चुनाव लड़ा विधानसभा दानापुर से, तो जिसके कारण 2-4-5 लोग हमेशा आया करते थे मिलने जानने ये करने। पिताजी लगातार 10 वर्षों तक जो पंचायती राज शुरू हुआ 10 वर्ष तक मुखिया रहे, तो उनसे मिलने के लिए लोग भी हमेशा चूँकि मुखिया के नाते आया करते थे। उसके अलावे अपना व्यापार होता था आलू प्याज का व्यापार, तो उस नाते भी लोग आया करते थे और आकर के मिलना जुलना। तो इसके वजह से हमें लगता है कि लोगों के दिमाग में नहीं गया, क्योंकि लगा कि अरे वहाँ तो हमेशा जो 2-4-10-5 लोग आते ही जाते हैं, तो इस वजह से लोगों के यदि में नहीं मैंने गया कि कोई ऐसा कोई आपातकाल की कोई ऐसी चर्चा या कोई ऐसी बातें हो रही है, इसमें वैसे राजनीतिज्ञ लोगों की बैठक हो रही है, तो इस वजह से नहीं। तो बगल में CRPF का बिल्कुल मैंने रोड पार करके CRPF का उसका करके मैंने उनका कैंप था, अड्डा था, वो लिए हुए थे अगल बगल 40 प्रकार थी। उसके बावजूद भी सबसे बड़ी बात है कि हिम्मत और घबराहट ना होना। हम तो कई लोगों को देखे कि चल रहे हैं तो रास्ता बदलते हुए देखे हैं, मगर फिर भी मैंने कहा कि वैसे बहुत कम लोग हैं जो सारे साक्षी को मैंने अपने मन में सिमटे हुए, जैसे है आपातकाल घोषणा, आपातकाल के बाद मैंने माहौल देश का माहौल क्या 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 घबराहट मैंने वो भी हमने देखा। फिर किस प्रकार गिरफ्तारी के लिए चारों हमें घेरा गया वो भी मैंने देखा। पीछे का मकसद क्या था आखिर? उसके पीछे का मकसद इंदिरा गांधी का क्या था? इंदिरा गांधी घबरा गई थी कि अब जो जनमानस जो है बिल्कुल हमारे विरुद्ध में हो गई, और हो सकता है कि जैसे कई जगहों पर होता है जबरन इस प्रकार बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा तो हमें गद्दी छोड़ना पड़ेगा। तो घबरा गई और घबरा करके उन्होंने एक तो जो 5 वर्ष पर चुनाव होता है उसे 6 वर्ष कर दिया। उसके अलावा कई परिवर्तन किया गया है। धर्मनिरपेक्ष जो कर रहे हैं पंथ निरपेक्ष संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपातकाल के दौरान ही इंदिरा गांधी ने पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष कह दिया, जबकि धर्मनिरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता है। आप चले जाए यहाँ पर ये जो कैंटोनमेंट है वहीं पर लिखा हुआ कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। तो धर्मनिरपेक्ष किया, लेकिन धर्मनिरपेक्ष चूँकि अब राजपाट था, सभी लोग जेल के अंदर बंद थे, समाचार पत्रों पर सेंसर था, कुछ मैंने कोई बोल नहीं, आकाशवाणी इन सब पर मैंने सेंसर समय सेंसर था, सब लोग घबराए, सबको घबराए हुए थे लोग, और इस प्रकार का माहौल बना के रखी थी। इंदिरा गांधी का जो ये काम है, इस प्रकोप से कांग्रेस निकल पाएगी क्या? कांग्रेस इस प्रकोप से मुक्त हो पाएगी? देखिए, ये निश्चित है कि इस आपातकाल को ख्याल करते हुए और जनता जो है सो निश्चित रूप से इसका बदला लेना और इसके विरुद्ध में वातावरण तैयार करना, और जनमानस हमेशा तैयार रहेगा। जनमानस के अंदर आपातकाल की खामियां, आपातकाल के दंश, ये सब कुछ आज भी जब याद आती है तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो फिर कोई कारण नहीं है कि इंदिरा को लोग सहयोग दें, और साथ ही साथ वैसे लोग भी जो आज कांग्रेस के साथ जो सट गए, जो कांग्रेस के विरुद्ध में थे और जयप्रकाश बाबू के साथ थे, आज वो भी कांग्रेस के साथ सटे हुए, किस लिए? सिर्फ सत्ता के लिए। तो निश्चित रूप से जनता समझदार है, जनता समझती है, और ऐसे लोगों को जनता किसी रूप में सहयोग न देगी, बल्कि जनता उनके विरुद्ध में हर कार्य करेगी, क्योंकि उन्होंने गलत व्यक्ति के साथ, जिसने आपातकाल लागू किया, संविधान की हत्या किया, और फिर जयप्रकाश बाबू का जो विचारधारा था संपूर्ण क्रांति, उसके विरुद्ध में कार्य किया। जयप्रकाश बाबू ने नारा दिया था सत्ता खाली करो कि जनता आती है। तो इस प्रकार का नारा दे करके कि वैसे लोग जो गलत कार्य किए, तो निश्चित रूप से जनता उसके साथ नहीं जाएगी, जो उसके साथ न देगी, बल्कि उसके विरुद्ध में जनमानस हमेशा काम करेगी। जितनी सारी बातें आप बता रहे हैं, शायद ये बातें सभी को पता नहीं होगा, जो कि आज बहुत कुछ सुनने को मिल रही है। सवाल यह है सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि आपातकाल की जो भी दस्तावेजें हैं उसको संग्रहालय में रखना चाहिए। इसके पीछे का मकसद उनका आखिर क्या है? लोग इस चीज़ को जानकारी प्राप्त कर सकें कि आपातकाल होने के कारण
क्या क्या माहौल बनता और उससे जनता को क्या नुकसान पहुंचता। और जनतंत्र का अर्थ ही है जनतंत्र, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। तो फिर आपातकाल लगा करके जनता जनतंत्र का विरोध, जनता की जनमानस का विरोध। तो इसलिए हमेशा ऐसे जनता इस बात को ख्याल रखेगी कि वैसे को साथ न देना है जो जनतंत्र की हत्या किया, जो जनमानस के विरोध में कार्य किया। तो निश्चित रूप से इस बात को हमेशा जनता ख्याल रखेगी। लोग चाहते तो उस दौरान तुरंत भर में एकजुट होकर के आपातकाल को भी समाप्त कर सकते थे, लेकिन आप लोग ने कानून के खिलाफ नहीं गया, आप लोग लोकतंत्र के खिलाफ नहीं गए। आज की राजनीति को फिर आप किस तरह से आकलन कर रहे हैं? देखिए, आज की राजनीति जो है, माने ऐसे तो ये कहा जाए भारत की जनता समझदार है, समझती है। अलग है कि आज जात पात का जो बोलबाला बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं सबों से कहना चाहूँगा कि देखिए, मातृभूमि, देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र के अंदर प्रेम भाव बना रहे, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण बने जिससे कि लोग सब मिल कर के राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र के ऊपर किसी प्रकार विपत्ति आए उसकी रक्षा के लिए सबको एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। जैसे कि राम रथ जिस समय चला था और माननीय अडवाणी जी ने राम रथ लेकर के चले थे कि मैंने आप वहीं पर मंदिर जहाँ हुए राम का जन्म वहीं मंदिर बनाएंगे। तो देखा था कि पूरा जनमानस एक साथ आ गया, जात पात से ऊपर उठ करके। तो आज उसी प्रकार यह आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता एक साथ हो करके जाति पात से ऊपर उठ करके और जनहित में जो दल है उसके लिए कार्य करना, जनहित में जो कार्य करने वाले लोग हैं उसको सहयोग देना, आज इसकी आवश्यकता है कि जात पात से ऊपर उठ के कार्य करने की आवश्यकता है। लालू प्रसाद यादव हों, नीतीश कुमार हों, वो भी जो है उनके भी कार्यकाल को भी आपने देखा है, उनके भी समय को भी आपने देखा है। देखा जाए तो अभी बेहतर में कौन बिहार? निश्चित है, इसको कोई नहीं। आज कहा जाए नीतीश बाबू के शासन काल में और जो कार्य, एक नहीं कार्य, इतने कार्य हुए और कार्य हो रहे हैं जो कि सचमुच में बिहार को तो लोगों ने बर्बाद कर दिया था। पहले, इसके पहले, नीतीश बाबू के आने के पहले तो बिहार में एक नहीं बड़े बड़े मिल यहाँ पर थे। यह डालमिया नगर, पूरा नगर बसा हुआ था और उद्योग का नगर, एक प्रकार नहीं अनेकों प्रकार के सामग्री वहाँ पर प्रोडक्शन वहाँ पर होते थे। यह चीनी मिल, अनेकों चीनी मिल थे जो बड़े अच्छे ढंग से चलते थे। तो इस प्रकार कहा जाए कि सारे को समाप्त किया गया, बिहार के माहौल को बर्बाद किया गया, जिससे लोगों में घबराहट हो गया था बिहार के नाम पर। लेकिन आज फिर माहौल बन रहा है, आज फिर नीतीश बाबू अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार, केंद्र और ऐसे मिल करके ये सारे सब कार्य जो हो रहा है होगा, अच्छा रहेगा। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर, एक अंतिम सवाल है। जब आप इस तरह की रणनीति को जो है धार एक देते थे, एक दिशा देते थे, तो क्या आप बिहार के भी ऐसे नेता थे जो कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया करते थे, कांग्रेस को साथ दिया करते थे? बिहार के भी कोई ऐसे नेता है? अब तो बिहार का वो नेता, उसको पता कीजिएगा, वैसे कोई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद, जिनका नाम ही काफ़ी है, जिनके संघर्ष अगर इतिहास के पन्नों में लिखा जाए तो वो भी शब्द कम पड़ जाएंगे, अक्षर कम पड़ जाएंगे। आज आर्य भवन जो है अपने आप में एक इतिहास बन चुका है, एक अपने आप में एक मिसाल बन चुका है। हम ऐसा इसलिए कहें क्योंकि जिस तरह से जो बातें बताई गंगा बाबू ने, वो सभी के जहन में होनी चाहिए और सभी को ये बातें जानने की आवश्यकता है कि आपातकाल के दौरान में आखिर क्या हुआ था, बिहार उस समय में किन परेशानियों से जूझ रहा था, बिहार के हालात क्या थे। इन तमाम विषयों की जानकारी जो है सर ने बहुत बेहतर तरीके से दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।